साथियों, हमारे साथ में बलवान पूनिया जी हैं, जो अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान का है, उसमें संयुक्त सचिव हैं और वर्तमान में भादरा के विधायक हैं। पूनिया जी, सवाल है वो बीमा, फसल बीमा है, उससे अंतर्गत जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो आप बताएं जरा, क्या है? नमस्कार। फसल बीमा 2012 में राजगढ़ तारानगर से फसल बीमा की लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद हमने ये देखा कि किसान की जब फसल बर्बाद हो जाए और उसका प्रीमियम काटता है बैंक, और जो एक निर्धारित बीमा कंपनी को देता है जो उस जिले के लिए एक फसल के लिए नॉमिनेटेड होती है, उससे हम क्षतिपूर्ति राशि लें। हमने इस बात को समझा। 2012 में राजगढ़ तारानगर में जब बीमा की लड़ाई जीते, उस समय बीमा मिलता था मौसम संदर्भ केंद्र से। निर्धारण होता था कि मौसम संदर्भ केंद्र बताएगा कि आपके यहां मौसम कैसा रहा। तो उस समय 80 करोड़ रुपए राजगढ़ के किसानों को हमने संघर्ष के बल पर दिलवाए। तब हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे जिले में, हनुमानगढ़ जिले में राजगढ़ तारानगर के किसानों से इस चीज को समझा। आज भर मैं देश भर के किसानों को ये बात बताना चाहता हूं कि हमें दूसरे साथियों को देख करके भी सीखना चाहिए। क्रॉप कटिंग के आंकड़े, गारंटेड उपज, और उसके बाद हमारे यहां उत्पादन क्या आया, लंबा चौड़ा कोई मेथड नहीं है फसल बीमा। हमने इस चीज को समझा। समझने के बाद हमने 2013, 14, 15 में इसको संघर्ष पर लेके आए इस बात को। हालांकि बीमा थोड़ा थोड़ा मिला, बहुत जगह किसान जागरूक नहीं हुए, हम लोगों को जगाते, प्रयास करते, फिर धीरे धीरे किसानों की समझ बनी। 2016 में ये होते होते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका नाम हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा में हालांकि हमें उम्मीद तो ये थी कि ये किसानों के पक्ष की पॉलिसियां बनाएंगे, लेकिन हुआ यूं कि क्रॉप कटिंग के जो आंकड़े आए और गारंटीड उपज के जो आंकड़े आए, उससे हमें यह लगा कि किसानों का ज्यादा भला होने वाला नहीं है। एक सीजन में अगर 3 फसलें हैं, जैसे मूंग है, मोठ है, ग्वार है, बाजरा है, नरमा, कपास है, गारंटीड उपज इस हिसाब से बना दी, सारी फसलों में तो बीमा आ ही नहीं सकता। हालांकि आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट एक फसल के लिए खराब है तो दूसरे के लिए अच्छा कैसे हो सकता है। अगर मूंग मोठ के लिए क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो बाजरे ग्वार के लिए अच्छा कैसे होगा। फिर भी हमारे जिलों में, हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो 2700 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम, और खास करके हनुमानगढ़ जिले में भी जो नहरी तहसील उनमें नहीं आया, भादरा, नौर और उसका कुछ क्षेत्र। चूरू में भी वही 2 तहसीलें लड़ने वाली, चूरू और तारानगर और राजगढ़, इन 3 तहसीलों में बीमा क्लेम आया, जिसमें चूरू में कम, राजगढ़ और तारानगर में ज्यादा, जहां लड़ाई मजबूत है। चूरू हेडक्वार्टर की वजह से कई बार हो जाता है। मैं पूरे देश के किसान साथियों से कहना चाहता हूं कि बात सही है कि क्रॉप कटिंग के आंकड़े आने के बाद अगर गारंटीड उपज के आंकड़े हम मेल कराएं तो अलग अलग फसलों में बीमा कम बनता है। जैसे हनुमानगढ़ जिले में संतुलित बीमा इसलिए नहीं आ रहा कि जो क्षेत्र संग्रिया का बेल्ट है, टिबी का बेल्ट है, पीलीबंगा का, हनुमानगढ़ का बेल्ट है, जहां धान का बेल्ट है, या जहां नरमा कपास का, कॉटन का बेल्ट है, अब कॉटन में 1 बीघा में 4 क्विंटल नरमा अगर पैदा हो गया तो बीमा नहीं मिलेगा। जबकि किसान की कॉस्ट आ जाती है, लागत मूल्य इतना, और 8 महीने की खेती है नरमा कपास की, कॉस्ट वो इतनी ज्यादा है। अगर ये समझो 4 क्विंटल नरमा तो नॉर्मल बात है, कम से कम 10 क्विंटल 1 बीघे का नरमा आए तब उम्मीद करते हैं कि अच्छी फसल हुई है। गारंटीड उपज इस हिसाब से बना दी। और अभी तो नया और कर रहे हैं जिसके लिए संघर्ष की जरूरत है, वो ये कि 2016 में एक क्रॉप कटिंग आधार होगा बीमा का। क्रॉप कटिंग के लिए कृषि विभाग और राजस्व विभाग लगेंगे। अभी कह रहे हैं स्मार्ट सैंपलिंग होगी, यानी स्टेलाइट से सीधा
वो खेत पकड़ेंगे जो खेत में उत्पादन अच्छा है। इसलिए ये संघर्ष के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर लड़ाई तो जारी रहेंगी, लेकिन हम पूरे देश के किसान से कहना चाहते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के साथियों से कहना चाहते हैं कि आप हर फसल में जो फसल बीमा में एफिलेटेड है, गारंटीड उपज पर जाइए, इस पर मुद्दा बनाइए, इस मुद्दे पर गांव गांव में, और जो किसान कर्जदार है, जिसकी केसीसी है, उसका प्रीमियम कटता है, नेसेसरी है। अब उन्होंने पिछले साल ये कहा साहब नेसेसरी नहीं है, उस बात का लोगों को ज्ञान ही नहीं। हालांकि कह दिया भारत सरकार ने कि बीमा अब नेसेसरी नहीं है, लेकिन एक किसान जिसके यहां फसल बीमा की जागरूकता नहीं है, उसको पता ही नहीं कि पिछली 1 साल से नेसेसरी नहीं है, आप बैंक में जाकर के लिख के दे सकते हैं कि हमारा प्रीमियम मत काटिए। मैं देश भर के किसान साथियों से ये बात आग्रह करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप प्रीमियम काटने की इनकार करने की बजाय आप फसल बीमा की बारीकियों को समझते हुए, फसल बीमा के मेथड को समझते हुए, गारंटीड उपज के मुद्दे को लेकर के किसान के बीच में जाइए और ये सरकार से मांग करिए, अपने डीएम के माध्यम से, अपने एसडीएम के माध्यम से, अपने एमएलए एमपी के माध्यम से कि हमारे गारंटीड उपज के आंकड़े कम करवाओ, ताकि हमारे यहां क्षति हो जाए फसल में तो उसकी क्षतिपूर्ति राशि हम लें। 2 चीज करवाने वाली होती हैं, एक तो गारंटीड उपज के आंकड़े कम करवाने और नंबर 2 क्षतिपूर्ति राशि बढ़वानी। इन 2 मुद्दों पर संघर्ष हम कर सकते हैं। इन मुद्दों पर हमने संघर्ष करा है, इनके हमने ताकीद करा है, तब जाकर के हमारे यहाँ फसल बीमा क्लेम आया है। और अभी भी एक फसल का आंदोलन जारी है, 2021 खरीफ का अभी तक बीमा नहीं है। हमारे एमएलए होने के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 1100 करोड़ के करीब बीमा क्लेम आया है, 1100 करोड़ किसानों के खातों में आया है। आज के दिन किसी भी किसान का कुड़की नहीं है, जो ऋणी किसान है उसकी कुड़की नहीं है। नहरी क्षेत्र में जहां बीमा कम आया, वहां फसल थोड़ी बहुत किसान की हुई तो उसने समय पर लेन देन कर दिया, लेन देन ना भी करा तो हमने बैंकों में बाकायदा कैंप करवा के किसानों की रियायत करवाते हुए उनका लेन देन सही करवाया है, या फिर उनको टाइम दिलवाया है। यानी आज के दिन हमारी कुड़की नहीं है। उसका संबल इस बात से आया कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के एक बड़े पार्ट में या जिले के एक बड़े पार्ट में 1000 करोड़ से ऊपर बीमा क्लेम 6 फसलों में आया है। इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के किसान फसल बीमा पर बेहतर काम कर सकते हैं। उनको समझना हो, उनको बात करनी हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर देख करके और ये बात समझें कि फसल बीमा पर हमें वापिस तो सरकार ही भाग जाएगी, वापिस तो सरकार ही भाग जाएगी, हमें नहीं भागना वापिस, हमें गारंटी दिलवानी है। ये आजादी से पहले का कंसेप्ट है और उसके बाद तक लगातार, और ये 2008 में आया, 8 में इसको शुरू करा गया ढंग से। अब पहले, उससे पहले तो बीज की फसल में था ये, उससे पहले ये कोई फार्म की फसल पर था जहां सरकारी फार्म थे। उसके बाद 8 के बाद किसानों के बीच आया और इसको समझते हुए हम देश भर के किसान से अपील करते हैं कि फसल बीमा को बेहतर समझे और बेहतर करने का काम करें। अभी जो एक्चुअल आप विधायक हैं तो जो किसानों से रिलेटेड नीति है सरकार की, उसमें क्या क्या हस्तक्षेप है? जैसे एक फसल बीमा हो गया, फसल बीमा के अलावा जो और बाकी पार्ट हैं उसमें क्या स्थिति है? उसमें स्थिति आज के दिन सबसे बड़ा जो गंभीर संकट है देश में, जिस तरीके से बीज और खाद का संकट है देश में। बीज का संकट तो इसलिए पैदा हो गया सर कि सारे के सारे बीज नपुंसक पैदा कर दिए, बीज से बीज पैदा नहीं हो रहा और बीज मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में चला गया। सबसे बड़ी ठगी हिंदुस्तान के उस किसान के साथ हो रही है जिसको सबसे पहले गुजरात में ठगा, महाराष्ट्र में ठगा, अब पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ठग रहे हैं। वो है बीटी कॉटन। जिस विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे थे वहां से बीटी बर्बाद करके होकर के आई है। बीज चाहे कॉटन का हो, बीज चाहे सब्जी का हो, बीज चाहे दूसरी क्रॉप्स का हो, सारे के सारे पर कब्जा मल्टीनेशनल कंपनियों का हो गया है। ये छूट सरकारों ने करी है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये कि बीज किसान पैदा करे, जो किसान को बीज सरकार दे वो सस्ता दे। ये नपुंसक बीज जो बाजार में आए इनको सरकार खत्म करके, जिस तरीके से आजादी के बाद सरकार ने ध्यान दिया था, फार्म स्थापित करे थे, कृषि फार्म, उसी तरीके से उन्नत किस्में, उन्नत बीज सरकार तैयार करे।
दूसरा सबसे बड़ी बात नीति का सवाल, आज खाद में जो पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं, समय पर आयात नहीं होता, नकली ब्रांड बाजार में आए हुए हैं, नकली खाद बाजार में आई हुई है। खाद के लिए हर स्टेट में, राजस्थान में नहीं, हरियाणा में, पंजाब में, हर स्टेट में लाइनें लगी है, मध्य प्रदेश में लाठीचार्ज हुए हैं। यह सबसे बड़ा संकट है। ये खाद नहीं मिलने का संकट एक है, दूसरा संकट यह कि इसकी जगह नकली खाद आ गई। नंबर 3 बात, आज अगर खेती से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो पशुपालन। जिस तरीके से लंपी रोग आया और गायें मरी देश में, लंपी से पशुपालन बर्बाद हुआ। उससे पहले मुर्गियों में रोग आया था, उससे पहले जिस तरीके से पशुओं में महामारी आई है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की सरकारें पशुओं में उत्पादन, पशुओं में नस्ल सुधार का काम कर रही हो। विदेशी ब्रांड हिंदुस्तान में लाने का प्रयास है, डेनमार्क का दूध यहां बेचने का प्रयास है। उसमें क्या आ रहा है किसी को नहीं पता। देश भर में नकली दूध और नकली घी का कारोबार है, जिससे किसान बर्बाद होगा। स्वास्थ्य तो लोगों का खत्म होगा जो होगा, इससे किसान बर्बाद होगा। खेती के साथ साथ जो किसान का दूध उत्पादन का धंधा है, पशुपालन का धंधा है, जो वो आसानी से कर सकता है, उसके लिए उसको अलग से डिग्री की जरूरत नहीं है। वो किसान के गर्दन पर तलवार चलाने का काम इसलिए आसानी से हो रहा है कि बाजार में नकली दूध, नकली घी की भरमार है। इस पर किसान सभा को मजबूती से स्टैंड लेना चाहिए, काम करना चाहिए। जिस तरीके से सहकारी समितियां सोसाइटी में काम करते हैं, सोसाइटियां बनी हुई हैं किसानों की, जिनका दायरा संकीर्ण हो गया, उनका दायरा बड़ा करते हुए दूध का काम भी किसान को अपने हाथ में लेना चाहिए। सरकारों को किसान को मदद करनी चाहिए। ये बात मैं विधानसभा में भी बोला हूं, और ये बात हमें देश भर के किसान सभा के लोगों को गंभीरता से इस पर बात करनी चाहिए। इसके अलावा ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी, आपके यहाँ बिजली का भी एक बहुत बड़ा सवाल है राजस्थान में। राजस्थान में बिजली का जो सवाल है, जिसमें तो 2005 में रेट बढ़ाने का प्रयास करा, नहीं बढ़ाने दिया। फिर बाद में वसुंधरा जी आए तो उन्होंने फिर प्रयास करा, फिर नहीं बढ़ाने दिया। लेकिन बिजली का जो किसान को और आसानी से मिलनी चाहिए, राजस्थान में सौर ऊर्जा में सुपर है, उसमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैंने भी विधानसभा में बात करी है कि जिन लोगों ने अप्लाई करा है उन सबको कनेक्शन दे, सरकार ने घोषणा भी करी है, लेकिन अभी तक हुई नहीं। देश भर में किसान को, मैं छत्तीसगढ़ जाके आया था, वहां मुझे किसानों ने बताया कि हमें 18 घंटे बिजली मिलती है। देश भर में किसान को अच्छी बिजली मिले ताकि वो खेती, और सस्ती मिले ताकि वो खेती अच्छे से कर पाए और जमीन के पानी का दोहन करते हुए अपनी फसलों को उपजा पाए, जिससे उसके उत्पादन बढ़े। लेकिन मैं जो बात समझना चाहता हूं वो ये है कि बिजली में सौर ऊर्जा जो राजस्थान में स्थापित हो रही है, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है और गर्मी भी ज्यादा पड़ती है। वहां हमारा सरकार से सुझाव था भी और आगे भी रहेगा, और किसान सभा इस मूवमेंट को बीकानेर में, जैसलमेर में खड़ा करने का, बाड़मेर में खड़ा करने का प्रयास भी करेगी कि वहां जमीन मल्टीनेशनल कंपनियों को देने की बजाय भूमिहीन किसान उनको जमीन पट्टे पर दे, वहां फिर सौर ऊर्जा विकसित हो। चाहे वो फिर ठेके पर जमीन कोई ले, लेकिन जमीन का मालिक किसान होना चाहिए। इसका मूवमेंट भी हम चलाएंगे, इसकी मांग भी हम करेंगे।